जब कभी भी आप परेशान हो ना, कि भाई जब कभी भी आप परेशान हो तो एक काम कीजिएगा, आप आईने के सामने खड़े हो जाएगा। उनमें आपको एक व्यक्ति नजर आएगा आईने में, वो ही आपकी हर समस्या का क्या कर सकता है, समाधान कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आप सभी लोगों का एक बार पुनः दिल की अटल गहराइयों से हमारे नवजीवन क्लासेज में, यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आपने देख लिया होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कि भाई एक ऐसी सभ्यता आई थी जिनमें लोगों को समझने की ढंग, लोगों को खाने का, लोगों को रहन सहन, खान पान, सभी चीजों का ज्ञान था उस टाइम। हमारे वर्तमान में जो समाज है उससे भी बेहतर समाज था वो। तो देखिए, आज इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, बने रहे हमारे YouTube चैनल साथ नवजीवन क्लासेस के साथ। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हाँ, इस नीचे बेल आइकन सब्सक्राइब लाल बटन दिखाई होगा उसको भी काला कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने नाम आता है भाई सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कहा जाता है इंडस रिवर, यानी इंडस। सिंधु का इंग्लिश नाम है इंडस रिवर। अब चलिए आगे की बात हम शुरू करते हैं। इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए दोस्तों, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं क्या नाम आता है, सिंधु, एक नाम आता है घाटी और सभ्यता। ये तीनों शब्द क्या है, तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभ्यता से बात करने से पहले हम एक बात करते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के उपनाम और क्या क्या है। उपनाम का मतलब आप समझते हो कि इसके अन्य नाम कौन कौन से, भाई अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति का नाम होता है कालू, उसे विद्यालय में कहा जाता है कालू राम, और बच्चों के साथ में कहा जाता है कालू भैया, कुछ भी कहा जाता है। इस प्रकार इनके भी अलग अलग उपनाम हैं। जैसे कि इसे कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, यह भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बने रहे हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस के साथ। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उपनाम आ जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और दूसरा उपनाम हमारे सामने आता है हड़प्पा सभ्यता। क्या था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। 3 नंबर में जो नाम आता है उनका नाम आ जाता है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अब बात करें भाई सिंधु घाटी सभ्यता का उपनाम सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों रखा गया। सिंधु क्या है, एक नदी है, सरस्वती। भाई सिंधु नदी के आसपास जो वर्तमान में सिंधु नदी है, वहां पर उनके जो मुहाने होते हैं, तट पर हमें क्या मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता है। यह हो गई सिंधु सरस्वती, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन का आधार कौन सी नदी थी, सरस्वती। इस कारण इनको सहमिश्रण, मतलब इनको दोनों तरफ से मिलाकर इनको कहा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इनका उपनाम आता है एक हमारे सामने आ गया। अब बात करें हम आगे, आता है हड़प्पा सभ्यता। भाई क्या होता है, जैसे कि हमारे गांव का नाम है बड़ी सुवाई, ठीक है। अगर बड़ी सुवाई में एक कोई यहाँ पर कोई सभ्यता विकसित हुई है, ठीक है, तो इस सभ्यता, भाई यहाँ पर जो खुदाई भी है उनमें जो सभ्यता मिली है उनका नाम हम क्या देंगे, बड़ी सुवाई की सभ्यता। सुवाई बड़ी की सभ्यता सरदाशहर में होगी तो सरदाशहर की सभ्यता, अगर लूणकंड में होगी तो लूणकंड की सभ्यता, अगर शिमला गांव में होगी तो शिमला गांव की सभ्यता। इस प्रकार हम नाम लेंगे दोस्तों। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, भाई पाकिस्तान में एक स्थल है हड़प्पा, जगह है वर्तमान में हड़प्पा, उस स्थान पर इन सिंधु नदी की, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी। इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई, जिस स्थल पर, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ, मान लीजिए जोधपुर है, जोधपुर में जो वहां पर सभ्यता उत्पन्न होगी, सभ्यता विकसित होगी, उसे क्या कहेंगे, जोधपुरी सभ्यता, या फिर उस एरिया का नाम हम दे देंगे। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, इस कारण इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। 3 नंबर की बात आते हैं तो सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु नदी से मिलता जुलता शब्द है सिंधु सभ्यता। इसे कहते हैं सब सिंधु प्रदेश वाला एरिया है। इनमें क्या होता है, 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 4-5 नदियों का संगम। इस कारण इनको नाम दे दिया गया सिंधु सभ्यता। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो ले सकते हो।
ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये नहीं, एक बार देखिए आगे। अब बात करिए भाई सिंधु नदी की। अगर सिंधु नदी की हम बात करते हैं दोस्तों, सिंधु क्या है, एक नदी है। कहां बहती है, जैसे कि जस्ट इमेज, ये हमारा क्या है, भारत है। ठीक है, इस यहां पर कौन सा देश लगता है, तिब्बत। ये कहा, यहाँ पाक, और यहाँ कौन सी है, अरब सागर। तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। सेन का बाव नामक जलधारा है, वो यहाँ पर नदी निकलती है, और वह नदी यहाँ से जाकर जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। उनका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, अब बात की आगे, इनको मैं एक बार रब कर रहा हूँ। सिंधु नदी का उद्गम स्थल हमने देख लिया, कहा है, तिब्बत मानसरोवर झील, सेन का बाव नामक जलधारा से सिंधु नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। अगर हम बात करें भाई इनकी जो भारत में कुल लंबाई है, भारत में नहीं बल्कि जितने भाई जिस स्तर से उद्गम हुई है और जिस स्थल अरब सागर तक कितनी लंबाई है, तो उनकी लंबाई की बात करें भाई, कुल लंबाई है, ये लंबाई कुल लिख लेना आप, कुल 3180 किलोमीटर। अगर भारत में इनकी लंबाई की बात करें भाई, भारत में लंबाई, तो भारत में लंबाई आ जाती है 710 किलोमीटर। इसे कहा जाता है इंडस रिवर। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर इनके सिंधु घाटी सभ्यता की भाई सहायक नदियों की बात करें, तो सहायक नदियों में आ जाती है अपनी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, और आ जाती है सतलज। अगर झेलम नदी के अगर हम पुरानी नदी की बात करें, तो इनका नाम आ जाता है वितस्ता। इनका नाम आ जाता है वितस्ता। अगर चिनाब की बात करें, तो इनका नाम आ जाता है आस्किनी, एक बात है। रवि कहा जाता है परुषणी, और विपाशा का आ जाता है, व्यास कहा जाता है विपाशा, और सतलज कहा जाता है सतुद्री। इस प्रकार ये नाम आ जाते हैं भाई। झेलम नदी है, इनका प्राचीन नाम है वितस्ता, और जो चिनाब नदी है, इनका प्राचीन नाम है अस्किनी। ठीक है, रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी, और व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, और कह सकते हैं सतलज है नदी, उनका नाम है सतुद्री। इस प्रकार ये सिंधु नदी होगी। अगर आप इसका सार्वजनिक यानी सभी को सम्मिलित रूप से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। अगर ऋग्वेद में बात करें, ऋग्वेद में 176 बार सिंधु नदी का क्या किया गया है, उल्लेख, सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, सिंधु का उल्लेख। ऋग्वेद में 176 बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई सिंधु क्या है, यह तो बात हमने कर ली। अब बात करें हम आगे कि भाई घाटी क्या होती है। मैं इनको रख कर रहा हूं। अब बात करें भाई घाटी क्या होती है, घाटी कहते किसे। अब बात करें घाटी की बात आ जाती है, तो मान लीजिए सिंधु नदी कुछ इस प्रकार है, इनमें ये जल आ रहा है, तो आपको पता है कि कहते हैं उस घाटी पे है मानसरोवर की भी घाटी होती है। जैसे कि ये एरिया है, इस एरिया में लोग निवास करते हैं। क्यों करते हैं भाई, यहाँ पर जल की आपूर्ति है, यहाँ पर जलवायु अच्छी है, मानसून अच्छा है, वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा की इतनी जरूरत भी नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, नदी है, सिंचाई हो सकती है, पशुपालन हो सकता है, कुछ उद्योग कार्य है, कुछ भी यहाँ पर विद्यमान हो सकता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं घाटी। यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, इस घाटी क्षेत्र में निवास करते हैं। इसका सिंधु की हमने बात कर ली, घाटी की हमने बात करी। भाई घाटी क्या होता है, नदी के आसपास का क्षेत्र होता है। भाई नदी है, नदी के जो आसपास के मुहाने पर जो क्षेत्र होता है उनको कहा जाता है घाटी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करिए भाई सभ्यता क्या होती है।
सभ्यता की बात करें तो मानव जीवन, मानव द्वारा बसाई गई बस्तियां, मानव द्वारा बसाई गई बस्तियां। भाई जैसे कि यह नदी है और नदी के इस घाटी वाले क्षेत्र में जो लोग अपना घर, अपनी बस्तियां बसा लेते हैं उसे कहते हैं सभ्यता। भाई कुछ लोग जैसे 100 लोगों का समूह है, 50 लोगों का समूह है, इस प्रकार जो एकत्रित होकर लोग यहाँ पर रहने लग जाते हैं उनको क्या कहते हैं सभ्यता। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम हमने जान लिया, भाई सिंधु क्या है, घाटी क्या है और सभ्यता क्या है। अब हम बात करिए भाई आगे। इतनी बात तो हमने कर ली भाई सिंधु क्या है, घाटी क्या, सभ्यता क्या है। अब हमारे सामने दो शब्द अंकुरित हो जाते हैं। कैसे होते हैं भाई, एक तो आ जाता है अपना सभ्यता, ठीक है, और इधर आ जाता है अपना संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में दोस्तों क्या अंतर होता है हम इसमें चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको बताया सभ्यता क्या होती है, मानव जीवन की बस्तियां, मानव द्वारा बसाई गई बस्तियां, मानव द्वारा बसाई गई बस्तियां, इसे तो कहते हैं सभ्यता। संस्कृति किसे कहते हैं, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, पहनावा, रहना, समाज में रहने का तरीका, समाज में किस तरह रहा जाता है, समाज में किस तरह लोगों को समझा जाता है, इन सभी परिस्थितियों को सम्मिलित रूप से हम संस्कृति कहेंगे दोस्तों, संस्कृति। तो सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। अब बात करें हम आगे की। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लगभग जानकारी प्राप्त की। अब बात करिए हम आगे, जैसे कि यह भारत का मैप अच्छा तो नहीं बना, लेकिन हम इमेज के थ्रू समझ लेंगे, ठीक है। आज वर्तमान में इस यहाँ पर एक कुत्ते की बैठने की आकृति वाला देश लगता है, उस देश का नाम है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर एक देश वर्तमान में और लगता है जिसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है दोस्तों। अब बात करिए आगे। भाई क्या बात की, यहां पर पाकिस्तान वाले एरिया में सिंधु नदी इस प्रकार आती है, आपको पता है ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु, ठीक है। यहां पर सिंधु नदी की एक सहायक नदी मान सकते हैं, उस नदी का नाम है रावी, रावी नदी, ठीक है। इस रावी नदी के तट पर एक सभ्यता की खोज हुई, एक सभ्यता की, उस सभ्यता का नाम आ जाता अपने सामने हड़प्पा, हड़प्पा की खोज हुई सर्वप्रथम पाकिस्तान में, ठीक है। कब हुई, इनकी सन की बात करें तो यह सन आ जाता अपने पास 1921 में, यहां पर सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की। इससे संपूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों भाई, सबसे बड़ा खोजा गया, सर्वप्रथम भारत में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा, ठीक है। इन सब सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार, तोरण क्या होता है आपको पता है, राजस्थानी में जब बीन तोरण पे आता है तो उस जो तोरण होता है बड़ा सा दरवाजा, उसी तोरण द्वार, इस प्रकार हड़प्पा इस सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार है, ठीक है। इनकी खोज किसने की, दयाराम साहनी, दयाराम, इनके विशेष महत्व नहीं, लेकिन हम बाद में इनकी चर्चा करेंगे, दयाराम साहनी ने की, ठीक है। उसी एक साल के पश्चात 1921 की बात हो गई, यहाँ पर एक यानी रावी नदी तो मिल गई है, रावी नदी का यहाँ पर आगे से आई और यहाँ सिंधु नदी में मिल गई। अब क्या हुआ, रावी नदी का अस्तित्व मिट गया है, भाई सिंधु नदी में मिल गई है। अब यहाँ पर जो सिंधु नदी, इनके पास यहाँ पर नदी कौन सी होगी, यहाँ पर सिंधु नदी है, आपको पता है सिंधु आ रही है, रावी तो मिल गई है, सिंधु में मिलने से कोई अच्छा नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक अगले ही वर्ष मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जगह है, मोहनजोदड़ो लड़काना जिले में, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान में देखिए तो हड़प्पा आ जाता है पाकिस्तान में आता है पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। अगर पहले की बात करें मोंटगोमरी जिले, वर्तमान में मोंटगोमरी जिले का नाम बदलकर दोस्तों साहिवाल जिला रख दिया, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में।
1922 में खोज हो गई। भाई यहाँ पर मोहनजोदड़ो, यहाँ पर एक स्थल वर्तमान में और है जिसका नाम आता है कोट बिजी। इनकी हुई थी खोज 1925 में। भाई हड़प्पा सभ्यता जब खोजी गई तब क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ तक ही विकसित था, इतने यहाँ पर विकसित है। लेकिन धीरे धीरे जब उनके आगे खुदाई हुई तब पता चला कि भाई पाकिस्तान में जो शहर है मोहनजोदड़ो, वर्तमान में लड़काना जिला सिंध प्रांत में, वहां पर ही मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा सभ्यता वहां तक क्या है विस्तृत है। लेकिन जब आगे उनकी खुदाई हुई कोट दिज्जी, तब पता चला कि 1925 में जब खुदाई हुई कोट दिज्जी की, तब कहे भाई 3 स्तर तो पाकिस्तान में प्राप्त हो चुके हैं। अगर अगले की बात करें तो यहाँ पे एक आ जाता अपना सूत कांगेडोर, सूत गेडोर 1927, हाँ 1927 में इनकी खोज हुई थी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, यहाँ पर आते हैं दस्त नदी या कहते हैं दस्त नदी। अलग अलग विद्वानों में मत भ्रम फैल गया है, कोई कहता है दस्त नदी, कोई कहता है दस्त नदी। तो भाई अगर हम भारत की दृष्टि से पढ़े, अगर भारत की किताबों में पढ़े तो हमें मिलेगा दस्त नदी, दस्त, यहाँ पर आगे मिलेगा दस्त नदी, हो सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान वाले हैं ना वो कहते हैं दस्त नदी। यह बहुत ही मति भ्रम वाला यहाँ पर ये 2 शब्द हमें मिलते, सूत कांगेडोर 1927 दस्त नदी किनारे हैं। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के है, रावी नदी, और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी है, ये भी सिंधु है। ठीक है, अब बात करिए भाई कितने हमें स्थल प्राप्त हो चुके हैं। सूत कांगेडोर मिल चुका है, कोट दिज्जी मिल चुका है, मोहनजोदड़ो मिल चुका है और हड़प्पा भी मिल चुका है। अब यहाँ पर एक 1931 में और खुदाई हुई बीच में, इनका नाम आता है चनूदड़ो। यहाँ पर एक सर्वप्रथम अच्छी चीज क्या मिली है, मन के बनाने के कारखाना, मन के बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है। इस प्रकार ये सभ्यता की भी धीरे धीरे क्या हुई, यहाँ पर नींव उठने लगी। धीरे धीरे इस प्रकार सभ्यता ने जन्म लिया। हड़प्पा सभ्यता खोजी गई 1921 में दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तब लगा कि हड़प्पा सभ्यता केवल इतने क्षेत्र में क्या है सीमित है, लेकिन धीरे धीरे इन सभी स्थलों की खुदाई हुई, तब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता लगभग पूरे पाकिस्तान में फैली चुकी है। अब आपको आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि भाई हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान में, सभी चीज पाकिस्तान में, तब इनको हम भारत के इतिहास में क्यों पढ़े। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि 1927, 1931, 1921, 1925 और 1922 क्या भारत आजाद होने का बाद का है क्या? 1947 में भारत आजाद हो गया था, 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन यह बात आजादी से पहले की है, पाकिस्तान से अलग हो गया था। 1947 में पाकिस्तान में भारत का हिस्सा था, इस कारण हम ये सभ्यता भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब बात करिए हम आगे की, भाई यह तो हो गई अगर पाकिस्तान में बात करें पाकिस्तान की। अब बात करें भाई सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, मोहनजोदड़ो की खोज किस प्रकार हुई, इन प्रकार के हम बारे में चर्चा करेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप वीडियो को अनलाइक करते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपने हमारी वीडियो में क्या कमी देखी है, उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आगे भी गलती को सुधार सकें। तो भाई अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, किसने खोज की और खोज में क्या क्या साक्ष्य मिले। भाई खोज किन प्रक्रिया के द्वारा खोज हुई, तो हम देखिए भाई सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखेंगे हम। सभ्यता की खोज, तो मैंने आपको बताया कि भाई 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी इंग्लैंड में। वो कच्चा माल लेने के लिए कहाँ रहे थे, भारत में। भाई कच्चे माल की उपलब्धता भारत में अधिक थी और इंग्लैंड में वो पक्का माल उसे बनाते थे। जैसे कि यहाँ से वो ऊन ले जाते थे तो वहां से सूती वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र बनाकर और भारत में लाकर बेचते थे उचित दामों पे। भाई सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, तो हम देखते हैं भाई एक अंग्रेज अधिकारी था,
आपको पता है कि सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, हड़प्पा की बात करें। तब यहाँ पर किसका राज चल रहा था? अंग्रेजों का शासन चल रहा था। आप छोटे बच्चे को भाई ये बात पूछ ले तो भाई अंग्रेज भारत छोड़कर कब गए, तो वो बता देगा ये कब गए थे। ठीक है, तो भाई एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। मेसन एक अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मेसन। ठीक है, वो इस जो हड़प्पा सभ्यता वाला स्थान है पाकिस्तान में, वहां से गुजर रहा था। कौन? चार्ल्स मेसन। तब इनकी नजर पड़ी थी हड़प्पा के टीलों पर। हड़प्पा के टीलों को देखा, टीलों को देखा भाई। उस जगह से जब चार्ल्स मेसन गुजर रहा था तब वह हड़प्पा के टीले को वही धोरे थे, राजस्थानी भाषा में बोले तो धोरे, वहां पर उनको देखा तो उन्हें लगा भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ पुरानी बस्तियों के अवशेष जरूर है। क्यों पता चला? वहां पर कुछ ईंटें वही बिखरी हुई थी, कुछ ईंटें इस प्रकार जमी थी, यहाँ पर कुछ ईंटें उखड़ी हुई थी। तब इनको पता चला कि यहाँ पर सभ्यता जरूर है। इस कारण सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी, हड़प्पा की जानकारी दी किसने? चार्ल्स मेसन ने। लेकिन इनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया भाई, जानकारी दी और ये बात यहीं तक सीमित रह गई। ठीक है, अब हम बात करें भाई आगे की। आगे की बात करें तो सन यहां पर टाइम आ जाता है अपने पास 1856 में। यह बात है 1826 की, 1826 में। अब 1856 में क्या हुआ? पाकिस्तान में एक जगह है लाहौर, लगदी लाहौर दिया, वो लाहौर है दोस्तों। लाहौर, लाहौर से कराची तक क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन। लाहौर से लेकर कराची तक, यानी कि कराची से भारत तक तो रेलवे लाइन थी, लेकिन लाहौर से इंग्लैंड तक थी। लेकिन लाहौर से कराची के बीच वाला रास्ता है, वहां पर क्या नहीं थी? रेलवे लाइन अर्थात पटरी, अर्थात रेलगाड़ी जिस पर चलती है वो चिल्ले नहीं थे। अगर राजस्थानी भाषा में बोले तो उस पटरी का निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य में कौन थे भाई? निर्माण कार्य में दो भाई थे, जॉन और विलियम, निर्माता, जिसे कहा जाता है बर्टन बंधु। बर्टन बंधु, एक का नाम आ जाता है जॉन, एक का नाम आ जाता है विलियम। ये दो भाई जिसने 1856 में लाहौर से कराची जो में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उनका जैसे मान सकते हो भाई ठेकेदार आए, ठेकेदार थे, ठेकेदार। इस ठेकेदारों के ऊपर भी एक ऊंचा यानी ऊंचे लेवल का एक अधिकारी और होता है, उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, उनकी देखरेख में ये कार्य चल रहा था। जब क्या हुआ भाई, ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी इस प्रकार की, तब क्या हुआ, यहाँ पर जो मजदूर लगे हुए थे उन्होंने भाई अपने जॉन और विलियम साहब से कहा, भाई ठेकेदार जी, यहाँ पर जो यहाँ पर जो हमारे पास जो ईंटें थी, जो पत्थर था, उनकी कमी आ गई है। तब हम क्या करें, इनके नीचे क्या लगवाए? भाई जॉन विलियम की उस टाइम निगाह पड़ गई उस दोहरे पर, उस बोल सकते हैं यहाँ पर जो बालू स्तंभ बनते थे हड़प्पा के टीलों पर, हड़प्पा के टीलों पर, हड़प्पा के टीले। तब इनको पता नहीं था कि जब हम इस सभ्यता की यहाँ यानी उस हड़प्पा के टीले की खोज करेंगे या फिर इस टीले की खोज करेंगे, उनमें यहाँ पर एक विस्तृत सभ्यता हमें सार्वजनिक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित एक सभ्यता मिलेगी। तब क्या हुआ, इन्होंने जॉन और विलियम ने अपने जो कर्मचारी थे, जो धाड़ी मजदूर थे, उनको कहा भाई यहाँ जो आपको ईंटें दिखाई दे रही थी, पत्थर दिखाई दे रहे, उनको लाकर यहाँ पर लगा दीजिए। तो जब जॉन विलियम के कहने पर वहां के मजदूरों ने यहाँ से ईंटें उखाड़ कर यहाँ लाने लगे, तब धीरे धीरे इनकी खुदाई शुरू हो गई। भाई ईंटें निकल रही थी, उनको क्या मतलब है, उन भाई ईंटें निकल रही थी, ईंटें इधर से ला रहे इधर लगा रहा था। तब भाई मजदूरों ने कहा कि जॉन विलियम साहब जी, काम बोलो जी, कि जहां से हम ईंटें ला रहे हैं ना, वहां पर बहुत ही निश्चित तराई के अंदर भी ईंटें निकल रही थी और पक्की आकार की ईंटें निकल रही थी, और जैसे कि दीवार बनाई हुई थी, इस प्रकार हमें ईंट निकाल रहे थे। कि ऐसी बात है कहा। तो जॉन विलियम ने मेरे ठेकेदार जॉन मार्शल को फोन किया कि भाई जॉन मार्शल जी कठो क्या काम हो, जगह जगह हम कि जिस जगह पर हम रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे उसी में पास में एक टीला मिला है, वहां पर ईंटें मिली है। हाँ, इसने यहाँ पर कहा कि ठीक है हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात आई गई होगी। आगे सन आता है 1861 में, और यहाँ आता है विलियम नहीं जॉन कनिंघम
भारतीय पुरातत्व विभाग के सब पुरातत्व विभाग के चेयरमैन बन जाते हैं। विभाग के चेयरमैन उस समय बन जाते कनिंघम के समय भाई इतना कुछ खुदाई वाला अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ। कनिंघम ने कहा अच्छी बात हम खुदाई करेंगे, लेकिन उनका भी समय काल खत्म हो गया। अब बात आती है 1921 में। पुरातत्व विभाग के चेयरमैन उस समय बन गए थे जॉन मार्शल बन गए थे। ठीक है भाई, इन्होंने जब कहा कि निर्माण बर्तन मंत्री जॉन मार्शल ने कहा भाई हम देखेंगे, तब क्या हुआ, एक अंग्रेजी अधिकारी था जिनका नाम आता है दयाराम साहनी की देख रेख में हड़प्पा जहां पर ईंटें निकाली गई थी 1921 में, वहां की खुदाई हुई। एक आता था माधव स्वरूप वत्स, ये दो व्यक्ति थे जिनके निर्देशन में कार्य खुदाई हुई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई की थी, इनका साथ दिया माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, 1926 ईस्वी कहीं कहीं मिलता है भी माधव स्वरूप वत्स ने कहा, लेकिन ये इतनी उचित बात नहीं है, हमें सिर्फ 1921 ही याद रखना है। कोई पुस्तक में क्या मिलता है 1922 में मिलता है ये हड़प्पा सभ्यता, लेकिन वो कोई गलती से छप गई होगी, लेकिन 1921 सर्वमान्य। अब बात करें भाई हमारे सामने उस समय क्या आ गई थी, हड़प्पा सभ्यता आ गई थी जॉन मार्शल के और दयाराम साहनी के देख रेख में एक सभ्यता ने जन्म ले लिया था। तब भाई इनके जो जॉन मार्शल था उनके दिमाग में प्रश्न उठने लगे कि भाई हमने सभ्यता का खोज तो कर लिया, लेकिन सभ्यता की नाम क्या दे दे। बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद इनको पता चला कि जिस स्थान पर हमने खोज की है, जैसे कि आज हमारे मान लीजिए सरदार शहर में कोई सभ्यता का जन्म होता है तो उसका नाम दिया जाएगा सरदार शहर सभ्यता या सरदार शहर की सभ्यता। तब इनकी खोज कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हड़प्पा। तो इसने कहा भी यह हड़प्पा सभ्यता है। बस आगे चल के थोड़ा बहुत उनमें बदलाव हुआ। तब अनेक विद्वान है, उन्होंने कहा भाई जो ये सिंधु नदी के किनारे में प्राप्त हुई है, इनके जीवन का आधार सरस्वती नदी थी, तो सिंधु सरस्वती नाम दे दिया, सब सिंधु प्रदेश दिया। क्यों भाई, इनमें 5 या 7 नदियों का संगम बताया गया। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई, सिंधु हो गई, सरस्वती, इन प्रकार की 7 नदियों का हमें उल्लेख मिलता है। हाँ, 176 बार हमें सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है, मतलब सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, इस प्रकार ये बात शुरू आ गई। ये बात हो गई सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। अब हम बात करेंगे हड़प्पा पाकिस्तान में, मोंटगोमरी अर्थात मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कोटदीजी पाकिस्तान में, चनूदडोबी पाकिस्तान में और सुत कांगेर भी दस्त नदी किनारे वो पाकिस्तान में। हम भारत के इतिहास में क्यों नहीं, क्या राजस्थान में है या नहीं है, तो आइए हम उनको भी देखते हैं। भारत में ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली हुई पाकिस्तान की सभ्यता पाकिस्तान में, इस कारण पाकिस्तानी। अब इनसे भी मिलती जुलती इसी से आगे जो सभ्यता, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर भारत में जिस राज्य में स्थलों की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, वो अपनी आ जाता है गुजरात। ये अपना गुजरात वाला एरिया, गुजरात। यहां आ जाता है लोथल, सुरकोट, यहाँ धोलावीरा, यहाँ जाता है अपना रंगपुर। यहाँ पर भी अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ था, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर। ठीक है, धोलावीरा में विशाल स्टेडियम। भाई उस टाइम हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैच खेलते थे, स्टेडियम कुछ भी हो सकता है। स्टेडियम में जैसे कि उत्सव मना सकते हैं, स्टेडियम में महिलाएं एकत्रित होकर कोई जैसे गान बजाना कर सकती है, कुछ भी उन पर यहाँ पर कार्य हो सकता था। ये बात होगी भी भारत के, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्थल में गुजरात में देखने को मिलते हैं। अब बात करें भाई, यह हो गया भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल है, 925। पाकिस्तान में बात करें तो यह जाता है 475। अब बात करें भाई, हमने एक अलग देश और जाना था जिसका नाम है अफगानिस्तान में 2 है। कौन कौन से हैं, एक आ जाता है मुंडी गोप क्या, एक आ जाता है सोरतुगोई,
सोर्तुगोई, ये तो अफगानिस्तान में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आपके सामने पेज से आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इनको भी मैं रब कर रहा हूं। अब बात करेंगे भाई इनका विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता, इनका विस्तार की बात करें भाई, ये कहां से कहां तक फैली हुई है। इनका पश्चिमी देखेंगे, दक्षिणी भी देखेंगे, पूर्व भी देखेंगे और नीचे वाला सभी देखेंगे दक्षिण। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें भाई ये बाकी, जैसे कि ये मान लीजिए, अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो कैसा है। यहां पर अपना आ गया पाकिस्तान, यहां पर आ गया अपना अफगानिस्तान। ठीक है, अब बात करें भाई विस्तार की बात करें। ठीक है दोस्तों, विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है आपको सभी को पता है विस्तार। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर हमने एक पाकिस्तान में एक जगह देखी थी जिसका नाम था सुतगंगेडोर। सुतगेंडोर, ठीक है, ये आ गई। ठीक है, ये तो आ गई इनका। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पूर्वी की बात करें तो यहां एक स्थान आ जाता है हमारा आलमगीरपुर। दक्षिण उत्तर हमने सुतगंगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है आलमगीरपुर। ठीक है, एक आ जाता है हमारे यहां पर मांडा, यहां आ जाता है देमाबाद। कैसे हो गया, जिस प्रकार ये देखिए प्लस की आकृति वाला हमने बना दिया। अगर हम बात करें भाई पश्चिम वाले एरिया में देखिए तो सुतगेंडोर, नीचे देखिए अगर दक्षिण वाले में आ जाता है देमाबाद, अगर पूर्व वाली दिशा में देखते तो आलमगीरपुर, और ऊपर वाली देखें जैसे आ जाता है अपना मांडा। अगर हम बात करें भाई मांडा है जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, और जिला कौन सा है, अखनूर। नदी की बात करें भाई, नदी आ जाती है चिनाब। ठीक है, मांडा स्थल है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, अखनूर जिला है चिनाब। इस्लामाबाद आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर बात करें भाई जिला अहमदनगर। अगर यहां की हम नदी की बात करें मित्रों दोस्तों, नदी आ जाती है परवरा, गोदावरी की सहायक है भाई, गोदावरी की सहायक नदी है। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीर की बात करें तो यह कहां है, यूपी उत्तर प्रदेश, जिला आ जाता है मेरठ। नदी की बात करें तो यहां नदी आ जाती है हिंडन नदी, पूर्वी आ गया। अब बात करेंगे भाई सुतगंगेडोर, यह आ जाता है बलूचिस्तान सिंध प्रांत पाकिस्तान में, सुतगंगेडोर बलूचिस्तान। अगर नदी की बात करें तो मैंने क्या कहा था, 10 नदी तो भारत में और 10 नदी किया जाता है पाकिस्तान में। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आलमगीरपुर आ गया, सुतगंगेडोर आ गया, मांडा। सर्वोत्तम पश्चिमी बिंदु सुतगंगेडोर, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, और दक्षिणी बिंदु देमाबाद, और उत्तरी मांडा आ गया। अगर हम इनकी यहां पर 1600 वर्ग किलोमीटर, अगर पश्चिम से लेकर पूर्व की बात करें तो 1600 वर्ग किमी हमें मिलता है, वर्ग किमी। और यहां उत्तर की और दक्षिण की बात करें तो यहां मिलता है 1400। ठीक है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अगर हम इनके कुल क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल इनका जाता है 12,99,700 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। और भारत का कितना है क्षेत्रफल, भारत क्षेत्रफल 12,99,700 वर्ग किलोमीटर। भारत का देखें तो 32,87,000 वर्ग किमी, 683 मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये हो गया।
अगर हड़प्पा सभ्यता की भारत के क्षेत्रफल के अनुसार हम उनका निकाले तो भाई 1/3 1/3 भाग आ जाता है हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता में के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 12,99,700 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में मेरे हिसाब से 20 लाख पहुंच गया है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है दोस्तों, इनको मैं एक बार अब कर रहा हूं। अब हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था भाई। समय काल अनेक विद्वानों ने अपने अपने अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे वो सदा ही करते हैं। एनसीईआरटी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया है एनसीईआरटी ने। 2 नंबर की बात करें C14 कार्बन पद्धति इनका समय काल हमें मिलता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। C14 कार्बन पद्धति एक पद्धति है जिनके द्वारा किसी भी पुरानी वस्तुओं को उनके ऊपर सर्वेक्षण करके यह पता लगाया जा सकता है कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। 3 नंबर की बात करें जॉन मार्श ने कहा है यह भाई सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा बीच की है, ईसा पूर्व की है। ठीक है, एक नाम अपना आता है अर्नेस्ट मैक्के। मैं मुख्य उनके बता रहा हूं, वैसे अब इनमें सही माने C14 कार्बन पद्धति और एनसीईआरटी आता है। इन्होंने कहा है भाई 2500 से यहाँ कहता है 2800 से 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व है, 2500 ईसा पूर्व है। एक आ जाता है अपना मार्टिन वाइलर। ये कहता है भाई 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। इनका कहना यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के उपरांत कौन सी हमारे सामने नई सभ्यता आती है? वैदिक काल। हमारे सामने वैदिक काल आता है। वैदिक काल का समय 1500 से 1000 और 1000 से 600 हमें मिलता है। इस प्रकार समय काल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दे सकते हो। धन्यवाद। हम बात करेंगे भाई हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, अगर मैं इनकी इस हड़प्पा सभ्यता की परिभाषा दूं तो ये क्या है? साधारण लोगों द्वारा निर्मित या बनाई गई एक असाधारण सभ्यता। साधारण लोगों द्वारा निर्मित एक असाधारण सभ्यता थी। असाधारण सभ्यता भाई इसी में आ जाती है पक्की सड़कें। सड़कें किस प्रकार होती है? जैसे ये सड़क आ रही है, जैसे कि ये सड़क है, ये रास्ता बन गया यहाँ पे, इस प्रकार ये रास्ता। इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति। ठीक है, इस कारण इसको कहा जाता है साधारण लोगों द्वारा निर्मित एक असाधारण सभ्यता थी ऑक्सफोर्ड पद्धति। जिस प्रकार ये पश्चिमी और ये पूर्वी 2 टीलों में हड़प्पा सभ्यता थी। यहाँ पर रहते थे आम लोग, जो आम जनता होती थी। यहाँ पर जो बड़े पुरोहित, जो कर्मचारी थे, बड़े बड़े पद वाले थे, यहाँ पर रहते थे। ठीक है, इस प्रकार यह सभ्यता और वर्तमान में हड़प्पा आ जाता है। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला 2 टीले हैं हड़प्पा। अगर वर्तमान में अगर इनकी बात की हड़प्पा कहाँ पर है तो हड़प्पा पड़ जाता है वर्तमान में पंजाब प्रांत के साहिवाल, पाकिस्तान में एक स्थान है साहिवाल, नया नाम है इनका। और पुराने नाम की बात करें तो आ जाता है मोंटगोमरी। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर क्लास को संपन्न करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमारा मनोबल आप गिराते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। सब्सक्राइब मैंने अभी बताया आपको जरूर करना है। धन्यवाद।